हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लाइव है या डेड है। तो अगर हम किसी डॉग को अगर रनिंग करते हुए देखते हैं, किसी काऊ को कुछ खाते हुए देखते हैं, या कोई भी एक मैन है वो अगर स्ट्रीट पे लाउडली शाउट कर रहा है, तो हम उन्हें लिविंग कंसिडर कर लेते हैं। यानी किसी भी तरीके का मूवमेंट है तो उसे, चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या ना हो, उसे हम एक लाइव ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करते हैं। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू नेकेड आइज। इसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मूवमेंट किसी सेल ऑर्गेनेल में हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मूवमेंट है वो अगर न्यूक्लियस में हो रहा हो चाहे साइटोप्लाज्म में हो रहा हो, तो उसे हम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी स्केल पे हो रहा है। इसी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड है या अलाइव है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वी ऑल नो दैट कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत, जो उनका स्ट्रक्चर होता है बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। वेल ऑर्गेनाइज इन द सेंस जैसे उनमें सेल होते हैं। सेल जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नर्वस सिस्टम है, एक्सेट्रा। बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, लिविंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। एनवायरमेंट के इफेक्ट से जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे बहुत टाइम से ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसी ब्रेकिंग डाउन की वजह से अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में लगातार ब्रेक डाउन होता रहेगा टाइम के साथ, एनवायरनमेंट के इफेक्ट से, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा दिनों तक लाइव नहीं रह पाएगा, वो डेड हो जाएगा। सो इसी की वजह से वो खुद अपने आप में रिपेयर और मेंटेनेंस का वर्क अपने बॉडी के अंदर करते रहते हैं। इसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। नाउ व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वो फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का वर्क परफॉर्म करते हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सो द डिफाइन ऑफ लाइफ प्रोसेस इज द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। ये 4 टाइप्स के होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो इस वीडियो में हम मेनली न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। So nutrition in easy words, we can say that the process in which an organism uses food and obtains energy from it in order to carry out its functioning is called nutrition। यानी जो फूड है वो हम ऑब्टेन करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हम अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। इनऑर्गेनिक सोर्सेज फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो उन्हीं इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को यूज़ करके वो अपनी फंक्शनिंग करते हैं बॉडी की। ये जो इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं इन्हें जनरली ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, जिसमें कि मेनली ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। और अगर हम हीटोट्रॉप की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर वंस में, और उसके बाद वो अपनी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, इसे करते हैं एंजाइम्स। ये बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि खुद पार्ट नहीं लेते रिएक्शन में, लेकिन ये रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हैं। हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनिमल, फंजाई या ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। नाउ व्हाट आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में जनरली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो कैरी आउट होता है। इसमें इसमें ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो बाहर से सब्सटेंस लेते हैं और उनको
एनर्जी की स्टोर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमिडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्लांट जो है उन्हें इमिडिएट यूज़ नहीं कर पाता है, तो उसको स्टोर फॉर्म में, स्टार्च की स्टोर फॉर्म में यूज़ करता है। एनर्जी की स्टोर फॉर्म्स को ही हम ना, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज होता है, क्लोरोफिल जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, और सनलाइट जो है प्लांट को मिलती है सन से। फोटोसिंथेसिस जो है मेनली 3 स्टेप्स में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस मेथड में, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट आउट हो जाते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो जनरली कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का जो मेथड हुआ, ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस मेथड होता है। तो लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि लीव्स जो होती है उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores। यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं वो बहुत छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के हेल्प से मैसिव अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की, ओपनिंग जो होती है ड्यूरिंग डे होती है क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। इस वजह से गार्ड सेल्स जो होते हैं वो ओपन अप होते हैं, उसी की वजह से स्टोमेटल पोर जो होता है वो ओपन होता है, जिससे कि स्टोमेटल पोर ओपन होने की वजह से स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाता है ड्यूरिंग डे। और जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती ड्यूरिंग नाइट, तो वो वापस श्रिंकअप हो जाता है और उससे स्टोमेटल पोर जो है वो वापस क्लोज हो जाता है। नाउ आता है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट है। हीटोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि किसी और पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, वर्म्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ये कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, दे जस्ट सिंपली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। हीटोट्रॉप्स भी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो अपनी बॉडी के बाहर फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और देन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म करते हैं जो कि फूड मटेरियल को पूरा अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं और बाकी सारी फंक्शन जो होती है जैसे डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब अपनी बॉडी के अंदर ही करते हैं। उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन बींग और अमीबा। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं वो है फंजाई और यीस्ट। थर्ड जो आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग दैम। यानी किसी भी एनिमल को हार्म पहुंचाए बिना वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं विदाउट किलिंग दैम, उसे कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट होता है। Amoeba takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। अमीबा जो होता है अपना फूड जो है वो इस तरीके से कंज्यूम करता है कि वो अपना टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो है वो बना लेता है, जिससे कि फूड पार्टिकल जो है फूड वैक्यूल बना के अपने अंदर उसको इनटेक कर लेता है। इसी फूड वैक्यूल में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है
वो सेल के थ्रू वापस थ्रोन आउट हो जाता है। तो एक सूडोपोडिया दिख रहा होगा। सूडोपोडिया के थ्रू, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसी के थ्रू अपना फूड कंज्यूम करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन जो होता है वो भी होलोजिक टाइप का ही होता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। यानी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में, जो कि बहुत लंबी होती है, माउथ से लेके एनस तक प्रेजेंट होती है। ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से शुरू होती है, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का वो निकल जाता है एनस से। तो जो फर्स्ट स्टेप है, फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेज स्मूथ। यानी जो हम फूड इनटेक करते हैं, हमारे माउथ में च्यू होता है, उसमें सलाइवा प्रेजेंट होता है हमारे टंग के ऊपर। तो वो जो है हमारे फूड को गीला कर देता है, वेट कर देता है, जिससे कि जो उसका पैसेज हो, जो उसका मतलब उसकी जर्नी जो हो वो स्मूथ हो। नाउ जो फूड है वो जाएगा हमारे माउथ से ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि फूड जो है वो अपना पैसेज बनाते हुए स्टमक में जाता है। कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, जो कि ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिससे कि एंजाइम एक्शन जो है पेप्सिन का वो इजी हो जाए। और म्यूकस जो होती है हमारी स्टोमक की इनर लाइनिंग का, म्यूकस जो होता है वो एक तरीके का कफ होता है जो हमारी स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि एसिड की वजह से वो ख़राब नहीं हो। नाउ फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन is the longest part of alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. Coiling की वजह से एक कॉम्पैक्ट स्पेस में मतलब फिट हो जाती है, और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट लंबी होती है, क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज की जो मात्रा होती है वो ग्रास से मिलती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से उनको एक लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। ऑन द अदर हैंड मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। मीट जो होता है वो ईजियर वे में डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो कार्निवोर्स होते हैं लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Now bile juice जो आता है हमारे लीवर से, वो एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है, और जो फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। इसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये करता है लीवर। लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस। तो ये बाइल जूस के दो भाग हो गए कि वो एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है और इमल्सिफिकेशन करता है। नाउ पेंक्रियास secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats. तो अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं विलाई, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके बॉडी में। दैन एब्जॉर्ब फूड इज सेंट into the large intestine where more villi absorb water from this material. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, वो वाया एनस हमारी बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है। एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनस स्पिंचर। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की सबसे पहले हमें डिफाइन लिखनी होगी कि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, मेक ओन फूड। हीटोट्रॉपिक डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल के हेल्प से। और जो हीटोट्रॉपिक होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज़ करते हैं और इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है।
नाउ सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो प्लांट कहाँ से लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर से लेता है, सनलाइट जो है वो सन से मिलती है, और कुछ एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब सॉइल से कंज्यूम करता है प्लांट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। स्टमक का हमारे सॉरी एसिड का हमारे स्टमक में क्या यूज़ है? ये सबसे पहले बैक्टीरियाज को किल करता है, किल्स बैक्टीरिया, एंड सेकेंड हेल्प्स बॉडी टू ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या फंक्शंस हैं? तो सबसे पहले हम इनका नाम लिख लेंगे, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, और लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन the inner lining of small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area of absorption. villi की वजह से, villi जो structures होते हैं finger like projection, उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन एरिया है उसका सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है।